जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सार्क के बारे में कि सार्क संगठन क्या है, कौन कौन से देश हैं इसमें, किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी, कितने देश हैं इसमें, इसका लोगो क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसके महासचिव कौन हैं और इसमें सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं, सार्क का विशिष्ट निकाय में कौन कौन से निकाय हैं, साफ्टा क्या है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके और हायर लेवल तक जाएंगे हम, ताकि कोई क्वेश्चन इससे छूटे ना। एकदम डीप में स्टडी करेंगे इसका कि एक भी क्वेश्चन इसका छूटे ना। तो जैसा कि सार्क सार्क नाम से ही यहाँ पे लिखा है, इसको हिंदी में दक्षेस बोला जाता है। तो सार्क का पहले हम पूरा नाम जानेंगे कि आखिर सार्क का पूरा नाम है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सार्क का पूरा नाम जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमने क्या बताया? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये होगा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब हम इसके बारे में ये जो जो टॉपिक लिखे हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, किस लिए की गई थी, इन सारे चीज़ों को एकदम डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसे बात आती है इसके स्थापना की, तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जब सार्क की स्थापना की बात आती है तो सार्क की स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब बात आती है कि कहाँ पे हुई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका घोषणा पत्र के तहत बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कब हुई थी? ये हमने बताया आपको कि 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अब इसमें बात आती है कि इसकी स्थापना तो हम लोगों ने जान लिया कि 8 दिसंबर 1985 को हुई। अब जानेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो जब इसके मुख्यालय की बात आती है तो इसका मुख्यालय HQ, इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है। अब बात आती है कि जब इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है, जबकि इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? काठमांडू में बनाया गया। तो यह कब मुख्यालय बनाया गया था, अगर इस चीज को हम जानना चाहेंगे तो 16 जनवरी 1987 को 16 जनवरी 1987 को इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में बनाया गया था। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि सार्क है क्या, मतलब सार्क का पूरा नाम क्या है। तो हमने उसमें जाना कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। फिर उसके बाद हमने जाना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसमें हमने जाना कि 8 दिसंबर 1985 को ढाका घोषणा पत्र के तहत, ढाका घोषणा पत्र के तहत बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो सार्क है, सार्क का मुख्यालय हमने पढ़ा कि नेपाल के काठमांडू में है, और इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को की गई थी। तो इन दो चीज़ों को हमने जान लिया। उसके बाद आती है कि आखिर किस लिए इसकी स्थापना की गई थी, मतलब क्या उद्देश्य था, किस उस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई। तो इस चीज को हम जानेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सार्क जो एक संगठन है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये क्या है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है।
सांस्कृतिक संगठन है। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो संगठन है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो इसमें इसका उद्देश्य, इसको स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि सार्क में जो भी देश शामिल हैं, सार्क संगठन में जो भी देश शामिल हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को किस तरह हम अच्छा कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि इसकी स्थापना का उद्देश्य यही था कि सार्क में जितने भी देश शामिल हैं वो उन देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हम अच्छी तरह कर सकते हैं, इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कि इसमें देश कितने हैं। हम इसमें फिर अब पढ़ने जा रहे हैं कि देश कितने हैं। हमने क्या पढ़ लिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने उद्देश्य पढ़ लिया कि इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें देश कौन कौन से हैं, तो हम देश पढ़ेंगे। तो देश में दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी यहाँ पे सदस्य देश, मतलब इसमें मेंबर कितने हैं, सार्क में कितने मेंबर हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। उसके बाद एक आता है पर्यवेक्षक देश, एक आता है पर्यवेक्षक देश। तो देश के अंतर्गत, देश वाला जो टॉपिक है, इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें पहला पढ़ेंगे कि इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। अब हम जो देश में बताया है कि सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश, तो अब जो सदस्य देश हैं इसको हम मैप पर देखते हैं कि इन 8 मतलब सदस्य देशों की संख्या कितनी है और इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये हैं। अब हम मैप में जो भी सदस्य देश हैं उनकी लोकेशन देखते हैं। तो पहले सदस्य देश में कितने देश हैं, 8 देश हैं। सदस्य देश में कितने देश हमने बताया, 8 देश हैं। वो कौन कौन से वो देश हैं, 8। अब उसको हम मैप में देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पे है मालदीव, ठीक है, पहला देश कौन सा हो गया, मालदीव हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देश जो है वो श्रीलंका हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे भारत हो गया। भारत के बाद हम आते हैं यहाँ पे चौथा देश कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद हम आते हैं अफगानिस्तान, और 5वां देश अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद 6वां देश यहाँ पे नेपाल हो गया। 7वां देश यहाँ पे भूटान हो गया, और 8वां देश जो है बांग्लादेश हो गया। ये टोटल 8 देश हैं जिसकी लोकेशन हमने मैप पे देखी। सदस्य देश में हमने कौन कौन से देश बताया, हमने बताया मालदीव, हमने बताया श्रीलंका, उसके बाद बताया भारत, उसके बाद बताया पाकिस्तान, उसके बाद बताया हमने अफगानिस्तान, उसके बाद हमने बताया नेपाल, उसके बाद हमने बताया 7वां देश भूटान, और 8वां देश हमने बांग्लादेश बताया। तो सदस्य देश का जिक्र यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं कि पर्यवेक्षक देश। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यवेक्षक देश का मतलब क्या होता है। तो ये वैसे देश हैं, इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर कंट्री बोलते हैं। ऑब्जर्वर कंट्री का जैसा कि नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए सार्क का जो संगठन है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों पे जो नज़र रखने का कार्य है वो पर्यवेक्षक देश करते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश हैं आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें टोटल 9 देश आते हैं। इसमें टोटल कितने देश आते हैं, 9 देश आते हैं। वो 9 देश कौन कौन से हैं, तो पहले पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे आएगा EU यूरोपियन यूनियन, तीसरे पे आएगा आपका ईरान, चौथे पे आएगा आपका जापान, 5वें पे आएगा आपका मॉरिशस, 6ठे पे आएगा आपका दक्षिण कोरिया, 7वें पे आएगा USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, 8वें पे आएगा चाइना, और 9वें पे आएगा म्यांमार। मतलब टोटल पर्यवेक्षक देश में, पर्यवेक्षक देश क्या होता है, तो ऐसे देश जो सार्क संगठन का जो भी सम्मेलन चल रहा है, जो सार्क का जो भी क्रियाकलाप चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है, इसको देखने का जो कार्य होता है वो पर्यवेक्षक देश के द्वारा किया जाता है। और पर्यवेक्षक देश में 9 देश आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है,
यूरोपियन यूनियन है, जिसको शॉर्ट में हम ईयू बोलेंगे। उसके बाद ईरान, जापान, मॉरिशस, कितने हुए? 1 2 3 4 5। दक्षिण कोरिया 6, संयुक्त राज्य अमेरिका 7, चाइना 8 और म्यांमार 9। तो हमने देश के बारे में जान लिया कि देश में सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं, और पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9 हैं। अब बात आती है कि क्या स्थापना के समय इसमें 8 ही देश थे? जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस समय कितने सदस्य देश थे? तो जब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसमें ये आता है कि जब सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, तो उसमें केवल 7 देश थे। उस टाइम स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। तो अब बात आती है कि कौन सा ऐसा देश है जो स्थापना के समय इसमें शामिल नहीं था? इसको तो जानना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा देश है कि स्थापना जब सार्क की हुई थी तो उसमें शामिल नहीं था। तो जब इसकी बात आती है तो उसमें 8वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। तो इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्क का नवीनतम जो मेंबर है या नवीनतम सदस्य है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब बात आती है कि अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? 8वें देश के रूप में अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? तो जो 14वां सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में 2007 में हुआ था। उसी शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। तो हमने ये जान लिया सदस्य देश कितने हैं, स्थापना के समय कितने थे, अफगानिस्तान कब शामिल हुआ, कौन से सम्मेलन में अफगानिस्तान शामिल हुआ, वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। तो तीसरा टॉपिक जो इसमें था देश, वो भी हमने जान लिया कि कितने देश हैं। अब हम आते हैं कि इसका लोगो क्या है। तो जब इसके लोगो की बात आती है तो इसका लोगो ऐसे 2 हाथ हैं, ऐसे 2 हाथ हैं इस डिजाइन में, और इसमें 7 कबूतर बनाए हुए हैं। इसमें मान लीजिए ऐसे 2 हाथ जुड़े हुए हैं और 7 कबूतर बनाए गए हैं। तो अब बात आती है कि ये 2 हाथ जुड़े हुए हैं तो ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो इसमें जो दोनों हाथ जुड़े हुए हैं वो मित्रता और सद्भावना के प्रतीक हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोगों में हमने क्या बताया कि ऐसे 2 हाथ जुड़े हुए हैं और इसमें क्या है? 7 कबूतर हैं इस बीच में। तो 7 जो 2 हाथ हैं, ये दोनों जुड़े हुए जो हाथ हैं वो मित्रता और सद्भावना को प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसमें जो 7 कबूतर बीच में रखे गए हैं वो शांति चाहने वाले 7 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 7 कबूतर इसमें है वो क्या करते हैं? शांति चाहने वाले 7 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे तो सार्क में 8 देश हैं और यहाँ पे कबूतर 7 ही क्यों हैं? तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उस टाइम स्थापना के समय 7 ही देश थे। इस वजह से इसमें जो कबूतर की मतलब संख्या है वो 7 ही रखी गई है। अब बात आती है कि इसका लोगो डिजाइन कौन किया था? तो इसका जो लोगो है वो शैलेंद्र कुमार महाराजन है नेपाल के, उन्होंने इसके लोगो को डिजाइन किया था। कौन डिजाइन किया था? जो सार्क का लोगो है उसको डिजाइन करने का कार्य कौन किया था? तो शैलेंद्र कुमार महाराजन है, इन्होंने सार्क का लोगो डिजाइन किया था, जो नेपाल के हैं। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सार्क का पूरा नाम क्या है, सार्क को हिंदी में क्या बोला जाता है, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क के मुख्यालय की स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसमें देश कौन से हैं। देश के तहत हमने 2 चीज़ों को पढ़ा कि सदस्य देश कौन से हैं और पर्यवेक्षक देश कौन से हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसका लोगो क्या है। तो लोगो में हमने बताया, हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब बात आती है कि हम पढ़ेंगे कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। हम अब इसके बाद पढ़ेंगे कि सार्क का आदर्श वाक्य क्या है। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य,
अर्थात मोटो। तो जब इसके आदर्श वाक्य की बात आती है, जब सार्क के आदर्श वाक्य की बात आती है तो इसका आदर्श वाक्य है शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण, गहरा एकीकरण, ये है इसका आदर्श वाक्य। तो हम इसका आदर्श वाक्य भी पढ़ लिए, हमने 5 चीजें इसमें पढ़ लिया। अब बात आती है कि महासचिव के बारे में सार्क की जानकारी हम इकट्ठा करेंगे अब यहाँ से। तो महासचिव के बारे में अब हम जानेंगे। तो महासचिव की जब बात आती है तो इसमें कई चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे सार्क का प्रथम महासचिव कौन था, सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है, क्या कोई ऐसे भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं तो वो कौन है, और कोई ऐसी महिला है जो सार्क का महासचिव रह चुकी हैं तो वो कौन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जब बात आती है कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे, सार्क के प्रथम महासचिव, तो सार्क के प्रथम महासचिव अबुल एहसान थे। अबुल एहसान, अबुल एहसान, सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे? अबुल एहसान थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये बांग्लादेश के थे, ये बांग्लादेश के थे। हमने क्या पढ़ा कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे, तो हमने जाना कि सार्क के प्रथम महासचिव जो थे वो अबुल एहसान थे जो बांग्लादेश के थे। अब बात आती है कि सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है। तो सार्क के वर्तमान महासचिव की बात आती है तो सार्क के वर्तमान महासचिव गुलाम सरवार हैं, गुलाम सरवार। ये भी कहाँ के हैं? ये भी बांग्लादेश के हैं, ये भी बांग्लादेश के हैं। तो हमने पढ़ लिया कि सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे, तो अबुल एहसान थे। फिर हमने पढ़ा कि वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है, तो गुलाम सरवार थे। ये दोनों लोग बांग्लादेश थे, बांग्लादेश के थे। अब उसके बाद बात आती है कि क्या कोई ऐसे भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं। अब हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसे भारतीय हैं जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं। तो इसमें हम आते हैं तो पहले भारतीय थे किशोर कांत भार्गव, किशोर कांत भार्गव, और दूसरे भारतीय थे शीलकांत शर्मा, शीलकांत शर्मा। तो सार्क के इतिहास में 2 ऐसे भारतीय हुए हैं अब तक जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं। तो पहले महासचिव किसको हमने बताया? किशोर कांत भार्गव को बताया। दूसरा महासचिव हमने किसको बताया? शीलकांत शर्मा को बताया। दूसरा महासचिव हमने शीलकांत शर्मा को बताया। अब बात आती है कि क्या कोई ऐसी महिला है जो महासचिव रह चुकी हैं, तो उसमें नाम आता है फातिमा सईद का, फातिमा सईद का, फातिमा सईद का। तो अगर ये पूछे कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो अबुल एहसान थे। कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। उसके बाद पूछता है कि वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है, तो गुलाम सरवार है। कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। फिर आता है कि कोई भारतीय ऐसा था जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं, तो उसमें पहला नाम आता है किशोर कांत भार्गव का, फिर दूसरा नाम आता है शीलकांत शर्मा का। फिर बात आती है कि क्या कोई ऐसी महिला थी जो सार्क के महासचिव के पद पे रह चुकी हैं, तो उसमें नाम आता है फातिमा सईद का, कि इन्होंने सार्क के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है सार्क को। अब हम महासचिव जान लिए, तो यहाँ तक हमने 1 से लेकर 6 तक पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सम्मेलन के बारे में कि सार्क के सम्मेलन कहाँ कहाँ अब तक हुए हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें हर एक सम्मेलन को जानना कोई जरूरी नहीं है।
तो इसमें अगर सम्मेलन की बात आती है तो सम्मेलन में पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो पहला सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो 1985 में ढाका में हुआ था। उसके बाद बात आती है कि इसका जो लेटेस्ट यानी वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है वो नेपाल के काठमांडू में हुआ है 2023 में। तो पहला वाला 1985 में ढाका में हुआ था। अब वर्तमान में जो इस बार हुआ है वो 2023 में नेपाल के काठमांडू में हुआ है। तो ये हमने जान लिया। अब बात आती है कि क्या सार्क का कोई ऐसा सम्मेलन है जो भारत में हुआ है अब तक? तो सार्क में 3 सम्मेलन सार्क के भारत में हुए हैं। एक 1987 में हुआ था, दूसरा 1995 में हुआ था और तीसरा 2007 में हुआ था। तो पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो पहला वाला 1987 में बेंगलोर में हुआ था, दूसरा वाला 1995 में नई दिल्ली में हुआ था और तीसरा वाला भारत में जो है वो 2007 में नई दिल्ली में ही हुआ था। और इसी जो 2007 में जो सम्मेलन था ये ओवरऑल 14वां सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। ये हमने पहले बता चुका है आपको। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया कि इसके महासचिव कौन है, सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुआ है। अब बात आती है कि सार्क के विशिष्ट निकाय कौन कौन से हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सार्क के विशिष्ट निकाय कौन कौन से हैं। तो सार्क के अंतर्गत कुछ मतलब संस्थाओं को खोला गया है जो सार्क संगठन के देशों को सहयोग करेंगी। तो इसमें पहला नाम आता है सार्क विकास कोष का। सार्क विकास कोष ये कहाँ पे है? तो ये भूटान में है। पहला नाम आया सार्क विकास कोष, ये कहाँ पे है? भूटान में है। उसके बाद बात आती है सार्क विश्वविद्यालय। सार्क विश्वविद्यालय तो ये कहाँ पे है? तो ये भारत में है। उस पहला हो गया सार्क विकास कोष, कहाँ पे है? भूटान में। सार्क विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? तो भारत में है। उसके बाद बात आती है सार्क मध्यस्थता परिषद। सार्क मध्यस्थता परिषद ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हमने क्या जाना? सार्क विकास कोष, सार्क विश्वविद्यालय और सार्क मध्यस्थता परिषद। तो ये सार्क विकास कोष भूटान में, ये सार्क विश्वविद्यालय भारत में और सार्क मध्यस्थता परिषद पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे हमने इसको भी जान लिया। अब बात आती है कि साफ्टा क्या है? साफ्टा है क्या? तो जैसा कि इसका पूरा नाम हम जानेंगे कि साफ्टा का मतलब होता क्या है। तो साफ्टा का पूरा नाम जो है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। साफ्टा की स्थापना कब की गई थी और ये कब लागू हुआ था? तो साफ्टा की जो स्थापना है इसको सारे देश मिलकर, जो भी सार्क के सदस्य देश हैं वो 2004 में इस पे हस्ताक्षर किए थे साफ्टा पे, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो 2004 में सारे देश मिलकर इसके ऊपर साइन किए थे कि नहीं, साफ्टा को लागू किया जाना चाहिए। अब ये लागू कब से हुआ? तो साफ्टा को लागू किया गया 2006 में इस्लामाबाद में जो सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें वो 12वां सम्मेलन था, उसमें साफ्टा को लागू किया गया था। तो हमने साफ्टा के बारे में क्या जाना
कि साफ्टा का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको हिंदी में हमने बताया कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता। उसके बाद बताया कि ये तैयार कब हुआ, तो 2004 में इस पे सारे देशों ने, सार्क के जो सदस्य देश हैं वो इस पे हस्ताक्षर किए। लेकिन ये लागू किया गया 2006 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो सम्मेलन हुआ था, वो 12वां सम्मेलन था, उसमें इसको लागू किया गया। साफ्टा का मतलब ये है कि जो भी मतलब सार्क सदस्य हैं, सार्क सदस्य देश हैं, जो भी सार्क सदस्य देश हैं, उनके बीच में जो भी व्यापार हो रहा है तो उसको बिना शुल्क के व्यापार किया जाए। जैसे किसी भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसमें शुल्क लगाया जाता है। एक दूसरे देश, जैसे भारत किसी देश पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है तो पाकिस्तान कोई भी सामान भेजेगा तो उस पर शुल्क लगाता है, और भारत भी कोई सामान भेजेगा तो उस पर भारत भी शुल्क लगाता है। तो साफ्टा इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि जो भी मतलब सार्क के सदस्य देश हैं वो फ्री ट्रेड मतलब मुक्त रूप से कोई बिना शुल्क पे किए और आपस में व्यापार कर सके, उसके लिए साफ्टा की स्थापना की गई थी। अब बात आती है, हमने इसको भी पढ़ लिया, अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की जब बात आती है तो इसमें दो चीजों को हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें कि सार्क देशों के लिए, पहला इसमें मान लीजिए कि ये नोट है, तो नोट में सार्क देशों के लिए 2017 में एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। तो पहला ये हो गया कि सार्क देशों के लिए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सार्क देशों के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो हम इसको अगर जानते रहेंगे तो एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। तो सार्क देशों के लिए जो उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था वो 2017 में किया गया था। उसके बाद बात आती है कि एक चीज और यहाँ पे जान लेते हैं, लास्ट चीज है आज के क्लास की ये, कि मतलब सार्क में जैसे किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ लिखित नियम होते हैं, किसी भी संगठन को चलाने के लिए लिखित नियम बनाए जाते हैं, उसी नियम के आधार पे मतलब उस संगठन को चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत देश है तो इसमें जो भी शासन होता है वो संविधान में जो नियम लिखित हैं उसी के आधार पे संविधान में जो शासन किया जाता है ना, तो उसी तरह जो सार्क संगठन है इसका मतलब क्रियाशैली किस प्रकार की होगी, क्या क्या कार्य करेगा, इसकी कौन सी मतलब लिमिटेशंस है कि मतलब किस क्षेत्र के बाहर ये जाके काम नहीं करेगा, इन सारी चीजों के लिए एक इसमें चार्टर बनाया गया है। चार्टर मतलब नियमों का एक समूह आप कह सकते हैं। तो इस चार्टर में 10 आर्टिकल को रखा गया, 10 अनुच्छेद को रखा गया है। तो अब इसमें हमने क्या जाना कि सार्क की जो भी क्रियाकलाप या क्रियाशैली जो भी मतलब संपादित किया जाता है वो चार्टर, एक चार्टर है जो नियमों का समूह होता है, उसके तहत हम करते हैं। तो उसमें 10 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे हमें 10 अनुच्छेद के बारे में जानना कोई आवश्यक नहीं है। इसमें हम एक तीसरा अनुच्छेद है जो सार्क सम्मेलन के विषय में जानकारी देता है। इसमें आर्टिकल जो 3 है, अनुच्छेद 3 जो है वो इसमें सार्क सम्मेलन के बारे में जानकारी देता है। और इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 8, वो किस चीज के बारे में जानकारी देता है, ये तो हमने पहले इसके बारे में क्या जाना है कि जो ये है वो सार्क सम्मेलन के बारे में अनुच्छेद के तहत जानते हैं। फिर सार्क के सचिवालय के बारे में जो जानकारी है वो अनुच्छेद 8 के तहत हमें प्राप्त होती है या मिलती है। तो हमने इसमें जाना कि सार्क जो संचालित होता है, सार्क के जितने भी क्रियाकलाप संचालित होते हैं वो एक चार्टर के तहत संचालित किए जाते हैं। उसमें 10 आर्टिकल बनाए गए हैं और उसमें जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है, वो सार्क सम्मेलन के विषय में हमें जानकारी देता है। और जो आर्टिकल 8 है, अनुच्छेद 8 है, वो हमें सार्क सचिवालय के बारे में जानकारी देता है। तो ये था पूरा, हमने सार्क के बारे में डिटेल से पढ़ा। हमें नहीं लगता है कि अब किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम इसको करंट की चीज भी इसमें ऐड की है कि सार्क का लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो हमने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आया है। बाकी मतलब आप लोग, हमें पूरा आशा नहीं विश्वास है बल्कि कि इससे बाहर आप लोगों का अब सार्क से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।